हेलो क्यूटीज। आज मैं बात करने वाली हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू के एपिसोड 3 की। एपिसोड शुरू होता है, एक केस दिखाया जाता है जिसमें छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। जिसने मर्डर किया था उसका नाम किम जियोंग हुन था और वो एक ऑटिस्टिक था। अटॉर्नी चुंग जब यंगवू को ये बातें बताते हैं तो उन्होंने सोचा था कि ये केस काफ़ी इजी होगा यंगवू के हैंडल करने के लिए, क्योंकि वो खुद भी ऑटिस्टिक है तो वो एक ऑटिस्टिक डिफेंडेंट को समझ सकती है। बट वो अटॉर्नी चुंग को समझाने की कोशिश करती है कि ऑटिज़म के भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स होते हैं। बट अटॉर्नी चुंग एकदम कॉन्फिडेंट थे कि यंगवू इस केस को संभाल लेगी। फिर दिखाते हैं अटॉर्नी चुंग और यंगवू डिफेंडेंट के पेरेंट्स से मिलते हैं। पेरेंट्स बताते हैं कि हमारे दोनों बेटों के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। अक्सर सेंगून ने अपने भाई का ख्याल रखा करता था। सेंगून एक परफेक्ट स्टूडेंट था, वो मेडिकल स्कूल की तैयारी कर रहा था। और जियोंग हुन बहुत ही अच्छा बच्चा है, भले से उसकी हाइट ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा नाइस है। वो ऐसे किसी पे अटैक नहीं कर सकता, वो किसी को थ्रेटन भी नहीं कर सकता। और ये पता नहीं सब कैसे हो गया। हमने उससे इतनी पूछने की कोशिश की मगर वो बस यही बोलता रहता है, डाई डाई स्टॉप। इसके अलावा वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। फिर भी जियोंग हुन के पेरेंट्स कह देते हैं कि एक बार तो उससे मिल ही लो, उससे बात कर लो, क्या पता कुछ बता ही दे, आखिरकार वो डिफेंडेंट है ही। फिर दिखाते हैं लंच के लिए जुनहू यंगवू के लिए लिफ्ट रोक के रखता है और फिर लंच के टाइम के लिए जिन्होंने सेट कर लिया था कि जितनी भी यंगवू को वेल वाली बातें करनी है वो लंच टाइम पे करेंगे। तो यंगवू शुरू हो जाती है और जुनहू उसको बड़े प्यार से देखता रहता है और ये सब देख के सुयून जेलस फील कर रही होती है। फिर ऑफिस में दिखाते हैं यंगवू और अटॉर्नी जुंग जियोंग हुन से मिलते हैं। जियोंग हुन की एज तो ज़्यादा थी मगर उसकी मेंटल एज 6 से 10 साल के बीच ही थी और वो पेंगुइन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और वहाँ पे यंगवू डायरेक्ट ही उस बात पे पहुँच जाती है कि उसने अपने भाई की ऐसे पिटाई क्यों की, उसको क्यों मारा। मगर जियोंग हुन कुछ बोलता ही नहीं है, बस वाई वाई करता रहता है और ऐसे ही चीखता रहता है। इस चक्कर में कोई भी बात नहीं हो पाती और कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाता। घर पे जाके यंगवू अपने पापा से पूछती है कि किसी भी ऑटिस्टिक पर्सन से कम्युनिकेट करना कितना मुश्किल होता है, हम उनसे कैसे बात कर सकते हैं। उसके पापा बताते हैं किसी भी ऑटिस्टिक पर्सन के साथ रहना बहुत ज़्यादा लोनली होता है। फिर वो अपने पुराने टाइम में चले जाते हैं, कुछ फ्लैशबैक दिखाते हैं जब वो यंगवू से काफ़ी बात करने की कोशिश किया करते थे, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते थे बट यंगवू कुछ रिप्लाई नहीं करती थी, वो अपनी दुनिया में ही मस्त रहती थी। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते वो कहते हैं कि आज तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम दोनों बात करते हैं मगर शुरुआत ऐसी नहीं थी, शुरुआत बहुत अलग थी। यंगवू के फादर कहते हैं कि बस एक ही बात अच्छी थी कि हम दोनों को ही कानून की पढ़ाई ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो हम इसी बात को लेके कनेक्ट हो जाते थे और बात करते रहते थे। वो कहते हैं कि तुम्हें भी जियोंगुन के लिए कुछ ऐसे ही ढूंढ लेना चाहिए जिससे तुम उसके साथ कनेक्ट कर सको। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे जब जियोंगुन आता है उन लोगों से मिलने के लिए, तो यंगवू और उसकी टीम शुरू हो जाती है एक पेंगुइन का सॉन्ग गाने के लिए और वो वहाँ पे एक सॉन्ग गाते हैं, काफ़ी फ़नी सा था। और जियोंगुन भी खुश हो जाता है। पहले तो वो ऐसे ही चुपचाप बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, मगर धीरे धीरे गाने गाते गाते जियोंगुन भी उनके साथ शुरू हो जाता है। पर जैसा वो लोग चाह रहे थे कि वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे, ऐसा हो नहीं पाता। और फिर जियोंगुन की मदर कह ही देती हैं कि इसके साथ ऐसे कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल है, इसकी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं है। और फिर वो कह देती हैं कि अब से हम कभी भी यहाँ पे जियोंगुन को नहीं लाएंगे, अब तुम लोगों को उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसको वहाँ से लेके चली जाती हैं। वो फिर भी हार नहीं मानती, वो और जुनहो उनके घर पे जाते हैं, उस रूम में जहाँ पे सेंगुन मरा था, कि शायद उनको उस रूम में कुछ ना कुछ क्लू मिल जाए। तो जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको वहाँ पे एक रस्सी मिलती है और साथ में उसकी डायरी भी मिलती है जिसमें उसने लिखा होता है कि उसने सुसाइड करने की कई बार कोशिश की और ये सब कुछ जियोंगुन ने कई बार देखा और उसने कई बार अपने भाई को बचाने की कोशिश की। और शायद इस बार भी ऐसे ही हुआ हो कि सेंगुन फांसी लगाने की कोशिश कर रहा हो और तभी उसको जियोंगुन ने देख लिया हो और वो उसको बचाने की कोशिश में
पेंगुइन मर गया हो, तो वो ये डायरी उनके पेरेंट्स को दिखाते हैं, मगर उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं कि नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं था। और वो यंगवू पे ही गुस्सा करने लगते हैं कि अब हमें यहाँ से, तुम्हारे फर्म से कुछ नहीं चाहिए, हम ये केस वापस ले रहे हैं, और वगैरह वगैरह, गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। यंगवू काफ़ी परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है। वो अपने ऑटिस्टिक बेटे को बचाना नहीं चाह रहे हैं। फिर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखती है ऑटिस्टिक पीपल के ख़िलाफ़ काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, जिससे वो काफ़ी दुखी हो जाती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं उसकी ऑफिस के बाहर यंगुन खड़ा होता है, और यंगू उसको देख के उसको अंदर बुला लाती है। फिर उसकी मॉम को कॉल करती है। जब उसकी मॉम आती हैं तो वो यंगू से कहती हैं कि प्लीज़ तुम केस वापस ले लो, बस ये मत बताना कोर्ट में कि मेरे बेटे ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। और हम ऐसा कर सकते हैं ना, हम ये दिखा दें कि जियोंगुन की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वो पागल सा है, तो उसकी ज़िंदगी वैसे ही बच जाएगी, हमें सुसाइड वाली बात कोर्ट में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब यंगू बाहर होती है तो उसको ऐसे याद आता है कि पहले ज़माने में तो जिन लोगों को ऑटिज़्म होता था उनको ये भी नहीं माना जाता था कि उनको ज़िंदा छोड़ देना चाहिए, उनको मार दिया जाता था। और वो सोचती है कि आज की दुनिया में भी ऐसे ही है, ऑटिस्टिक लोगों को कोई अच्छा नहीं समझता है। कोर्ट में यंगवू जब केस स्टार्ट करती है तो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन यही दिखा देता है कि यंगवू खुद एक ऑटिस्टिक है, मगर वो कितनी ज़्यादा ब्रिलियंट है, वो कितना कुछ कर सकती है। तो फिर वहाँ पे जियोंगहुन क्यों नहीं कर सकता है सब कुछ, और वो हमें ऐसी पागल बन के दिखा रहा हो कि उसे कुछ नहीं पता, मगर असलियत में शायद उसे सब कुछ पता हो। वकील ये दिखाने में सक्सेसफुल हो जाता है कि भले से कोई ऑटिस्टिक हो या नहीं, हमें उसे डिफरेंट ट्रीट नहीं करना चाहिए। ऑफिस में जाके यंगवू इसी बारे में सोच रही होती है, और वो सीन क्रिएट करने की कोशिश की होती है कि कैसे सेंगुन ने फांसी लगाई होगी। और जब वहाँ पे जुनू आता है तो वो देखता है कि यंगवू फांसी लगाने की कोशिश करती है और उसको बचाने में लग जाता है, वो दोनों फिर गिर जाते हैं। और तभी यंगवू के माइंड क्लिक होता है कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा, कि उस दिन जियोंगू ने अपने भाई को देखा होगा कि वो फांसी लगा रहा है, तो वो उसको बचाने के लिए गया होगा, और जैसे ही उसने रस्सी काटी होगी तो वहाँ पे सेंगुन एकदम से नीचे गिर गया होगा, और जैसे ही वो नीचे गिरा होगा उसके कुछ हड्डी वड्डी टूट गई होंगी, या वो फिर वहाँ पे जियोंगुन उसको बचाने की कोशिश कर रहा होगा, और इसी सब चक्कर में उसकी मौत हो गई होगी। जियोंगुन के फादर कन्विंस्ड हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है कि तुम सुसाइड अटैम्प्ट को कोर्ट में बता सकते हो, मगर वो यंगू से कह देते हैं कि मगर तुम्हें केस से हटना होगा। यंगू थोड़ी सी निराश होती है, बट वो एग्री हो जाती है कि हाँ, भले से मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ कि ऑटिज़्म अलग अलग टाइप के होते हैं, मगर डिफेंडेंट और जज और प्रोसिक्यूटर उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो इससे अच्छा है कि मैं इस केस से हट ही जाऊँ। अटॉर्नी जो कन्विंस नहीं होते हैं, बट वो बेचारे क्या करते हैं, वो हट ही जाते हैं और वो केस दूसरे को दे देते हैं। केस फिर से स्टार्ट होता है। जज जियोंगुन से काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हैं, और जिसमें जियोंगुन सबके आंसर यस यस देता रहता है, जिससे जज को पता चल जाता है कि ये मेंटली अनफिट है सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। और इस सब बेस्ड पे जियोंगुन नॉट गिल्टी फाउंड होता है। जो उन्होंने देखा था कि यंगवू कितनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, वो ऐसी बेचारी दुखी सी बैठी थी, तो वो उसके लिए गिफ्ट लेने जाता है। और उधर दूसरी साइड दिखाते हैं यंगवू अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रिंट कर रही होती है, और वो अपनी सारी चीज़ें पैक कर लेती है और अपना नेम टैग भी हटा लेती है। एपिसोड 3 काफ़ी इमोशनल था, थोड़ा हार्ट टचिंग भी था। यंगवू की बातें ये हमें रिमाइंड दिलाती हैं, भले से वो कितनी भी कैपेबल है, मगर क्योंकि वो ऑटिस्टिक है तो उसको अनफिट समझा जाता है। इसी तरीके से ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।